रुक करते हैं लखनऊ से बड़ी खबर का। योगी कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। कैबिनेट बैठक में 14 प्रस्ताव पास हुए हैं। पर्यटन विभाग के 4 प्रस्ताव कैबिनेट बैठक में पास हुए हैं। लोक निर्माण विभाग के प्रस्ताव पर भी कैबिनेट की मोहर लग गई है। लैब टेक्नीशियन के खाली पड़े पदों पर भर्तियां होंगी। आगरा, मथुरा, प्रयागराज में हेलीपैड का निर्माण कार्य होगा। तो 14 प्रस्तावों पर इस कैबिनेट की बैठक मोहर लग गई है। लोक निर्माण विभाग के प्रस्ताव भी कैबिनेट बैठक में पास कर दिए गए। लैब टेक्नीशियन के खाली पड़े पदों पर भी भर्तियां होंगी। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अवनीश हमारे साथ जुड़ गए। अवनीश, कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है, क्या कुछ बड़ा निकलकर सामने आ रहा है? हो चुकी है और कैबिनेट की बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था, जिसमें डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मौजूद थे, मंत्री सुरेश खन्ना मौजूद थे और जयवीर सिंह मौजूद थे। इनकी मौजूदगी में बताया गया है कि पिपराया घाटमपुर मार्ग के लिए वित्तीय स्वीकृति दे दी गई है, यानी 1136.45 करोड़ की लागत से पीपीपी मॉडल से यह घाटमपुर मार्ग बनेगा। और उसी के बाद लखनऊ में एनसीडीसी के लिए भी मंजूरी मिल गई है और इसको लेकर पूरे भारत में 6 सेंटर खुलेंगे। एक सेंटर लखनऊ में भी खुलेगा। उसको जो प्रस्ताव रखा गया था उसको पास कर लिया गया। उसके बाद लैब असिस्टेंट को टेक्नीशियन के पद पर प्रमोट करने का प्रस्ताव पास किया गया है, यानी जो लैब असिस्टेंट होंगे वो टेक्नीशियन के पद पर 25% तक प्रमोट किए जाएंगे। 75% जो है वो सीधी भर्ती से भरे जाएंगे, यानी नियमावली में सीधे संशोधन है। पहले सीधी भर्ती से भरे जाते थे, लेकिन इस बार उसको प्रमोशन के जरिए भरा जाएगा। वहीं अगर बात की जाए मेडिकल कॉलेज की, तो केजीएमयू में पुराने अधीक्षक आवास और 7 क्वार्टर का ध्वस्तीकरण का प्रस्ताव पास किया गया है और ध्वस्तीकरण के साथ ही वहाँ जो नए बिल्डिंग है वो बनकर तैयार होंगे, जिसका सीधा फायदा मरीजों को मिलेगा। उसके बाद आयुर्वेद संस्थान के लिए जमीन का प्रस्ताव पास किया गया है। नोएडा में ये आयुर्वेद संस्थान है। उसके बाद होमगार्ड अनुभाग में पिस्टल खरीद का भी प्रस्ताव पास किया गया है। पिस्टल को लेकर करीब जो प्रस्ताव पास है उसमें 153 पिस्टल का जिक्र किया गया। इससे पहले भी होमगार्ड विभाग को इंसाफ राइफल और पिस्टल दिया गया था, लेकिन कई ऐसे अफसर थे जिनके पास पिस्टल अभी नहीं था, तो 153 पिस्टल की खरीद का प्रस्ताव पास किया गया। तो इसी तरीके से करीब 14 प्रस्ताव हैं जिनको अनुमति प्रदान की गई है। और साफ है कि मंत्री ने ये बताया कि जिस तरीके से लगातार संकल्प पत्र में वादा किया गया है वो अगली बैठक में रखा जाएगा और अनुमान लगाया जा रहा है कि वो अगली बैठक में पास हो सकता है। अवनीश, जिस तरीके से कई प्रस्तावों पर कैबिनेट की मोहर लग गई है और अब इन तमाम प्रस्तावों को लेकर जो कार्य योजना है उस पर भी काम शुरू हो जाएगा। एक के बाद एक बड़ी से बड़ी परियोजना यहाँ पर योगी सरकार जनता की भलाई के लिए लाती हुई नजर आ रही है और ज़मीनी स्तर पर उन व्यवस्थाओं को उतारने के लिए भी प्रयासरत है योगी सरकार। और लगातार अधिकारियों को भी निर्देशित किया गया है कि जल्द से जल्द जो कार्य योजना है उस पर काम किया जाए और जल्द से जल्द लोगों तक ये तमाम व्यवस्थाएं, तमाम योजनाएं पहुंचाई जाएं ताकि लोगों का भला यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। तो इसका कितना फ़ायदा योगी सरकार को मिलता हुआ भी नज़र आ रहा है? प्रदेश को एक रोल मॉडल के रूप में पेश करना चाहती है और उसी को लेकर जब से सरकार ने अपनी कमान संभाली है तब से अधिकारी और मंत्रियों को 100 दिन का पहले टारगेट दिया गया था। 100 दिन की कार्य योजना का जो प्रेजेंटेशन हुआ उसमें तमाम अलग अलग महत्वपूर्ण मुद्दों को रखा गया। उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सुझाव भी दिए थे। उसके बाद 7 सेक्टर में विभागों को बांटा गया और उनसे 6 महीने और 1 साल की कार्य योजना पूरी मांगी गई। तो साफ है कि वो जो बैठकों का दौर है वो शुरू हो चुका है। सबसे पहले कृषि विभाग की बैठक हुई थी। कृषि विभाग के तमाम अलग अलग मुद्दों पर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने सहमति जताई थी। उसके बाद नगर विकास का आज बैठक का भी चल रहा है, उसका विभाग का चलेगा। इससे पहले देखने को मिला था कि समाज कल्याण का भी बैठक हो चुकी है, जो औद्योगिक विकास है उसकी बैठक हो चुकी है। तो अलग अलग सेक्टरों की ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है और इस बैठक में जो सेक्टर है उस सेक्टर में तमाम जो अलग अलग विभाग आते हैं उन विभागों के मंत्री और अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव सभी इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। और एनएससी के जो मंत्रिपरिषद का जो सभागार है वहां पर ये बैठक चल रही, तो उसी को लेकर तमाम जो तैयारियां थी वो पहले कर ली गई थी। तो जो कार्य योजना है उसी कार्य योजना के बदौलत उत्तर प्रदेश की विकास को रफ्तार देना है और उसी रफ्तार को देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिन रात बैठक कर रहे हैं और उस बैठक के जरिए ये भी तय कर रहे हैं कि हर क्षेत्र में विकास का कार्य होना चाहिए ताकि उत्तर प्रदेश अर्थव्यवस्था में नंबर 1 बन पाए। जो अन्य राज्य हैं उन अन्य राज्यों में जो विकास की योजनाएं हैं उसमें भी नंबर 1 बन पाए। चलिए अवनीश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो लखनऊ में योगी कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कैबिनेट बैठक में 14 प्रस्ताव पास हो गए। पर्यटन विभाग के 4 प्रस्ताव कैबिनेट बैठक में पास किए गए।
का वित्तीय प्रस्ताव आज स्वीकृत हुआ है। ये आपको बता दें कि वर्तमान में इसकी लंबाई 82.53 किलोमीटर है और ये 2 लेन का विद पेव्ड शोल्डर 10 मीटर चौड़ाई इस तरह का जो प्रस्तावित हुआ है। इसमें NH2, NH25, NH86 को ये क्रॉस करता है। इसकी टोटल परियोजना की जो कास्ट है वो 1136.45 करोड़ रुपए है, जो PPP मॉडल के ऊपर बनाया जाएगा। इस प्रकार से मंत्रिमंडल के द्वारा इसकी स्वीकृति प्रदान की गई। इसमें एक विशेष बात कोट करने वाली यह है कि जो भी ये फीस रियलाइज करेंगे उस 1% सरकार को भी मिलेगा। ये खास बात है, ये पहली बार ऐसा हो रहा है। तो कुल इसकी लंबाई 82.53 किलोमीटर और साथ साथ 1136.45 करोड़ रुपए का इसमें निजी निवेश प्रस्तावित है। धन्यवाद साथियों। उस बैठक में कुल 14 प्रस्ताव पास हुए। 4 प्रस्तावों के बारे में हमारे आदरणीय पर्यटन मंत्री जी ने और लोक निर्माण विभाग की जो महत्वपूर्ण एक परियोजना थी उसके बारे में आदरणीय वित्त मंत्री हमारे वरिष्ठ साथी आदरणीय खन्ना जी ने पूरा आपको बताया है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण हमारे सामने था, एक विषय लखनऊ में नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल NCDC का एक केंद्र यहां पर खुलना है। लखनऊ के सरोजिनी नगर में उसके लिए जमीन चिन्हित कर ली गई है और उसको लीज पर दिया जाना है NCDC को, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल को। और उनकी शर्त ये थी कि जो निःशुल्क जमीन देगा वहीं वो खोलेंगे। पूरे भारतवर्ष में ऐसे 6 सेंटर खोले जाने हैं, उसमें लखनऊ का भी चयन हुआ है। तो निःशुल्क जमीन दिए जाने को लेकर के हम लोग यहाँ आए थे। वो 30 वर्ष के लिए 2.5 एकड़ जमीन सरोजिनी नगर के जैती खेड़ा में दी गई है। ठीक है। दूसरा एक महत्वपूर्ण मामला था, हमारे जो चिकित्सा विभाग में लैब असिस्टेंट के पद होते हैं और उन लोगों की काफी समय से डिमांड थी कि लैब टेक्नीशियन के पद पर उन्हें प्रमोट किया जाए। इस विषय में माननीय न्यायालय में भी कई बार मुकदमेबाजी हुई। तो सरकार ने निर्णय लिया है कि 25% लैब असिस्टेंट को और शेष को वो सीधी भर्ती के माध्यम से भरेंगे लैब टेक्नीशियंस को। तो अब प्रमोशन में लैब असिस्टेंट को जो कुल पद होंगे उसमें 25% जो है वो प्रमोशन से भरे जाएंगे लैब टेक्नीशियन के पद पर और शेष को हम सीधी भर्ती से लेंगे। इसकी वजह से नियमावली में संशोधन करने के लिए कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान की है। हाँ, लैब टेक्नीशियन के 25% पद जो हैं वो प्रमोशन से भरे जाने के लिए नियमावली में संशोधन आज कैबिनेट ने किया है। जो लैब असिस्टेंट पर होते हैं, लैब असिस्टेंट जो होते हैं उनको 25% का इसमें कोटा निर्धारित कर दिया गया है। वो आज नियमावली में, ये निर्णय तो पहले हो चुका था कि 25% किए जाएं, लेकिन नियमावली नहीं बन पाई थी। नियमावली न बनने के कारण काफी समय से मुकदमेबाजी हो रही। आज कैबिनेट ने निर्णय लेकर के इसको 25% और 75% बंटवारा करते हुए इसको नियमावली में संशोधन अनुमति दे दी है। इसके अलावा चिकित्सा शिक्षा अनुभाग में हमारे पास जो KGMU है वहां पर अधीक्षक आवास, पुराना नर्सिंग हॉस्टल एवं सर्वेंट क्वार्टर्स बने थे। उनको ध्वस्तीकरण के लिए हम लोग कैबिनेट में आए थे और कैबिनेट में आने का कारण ध्वस्तीकरण के साथ साथ जो उसकी कुल मूल्य था उसको ध्वस्तीकरण के बाद जो नीलामी में धनराशि आएगी उसको शेष धनराशि को बट्टे खाते में डालने के लिए हम लोग कैबिनेट में आए थे। और अगला विषय चिकित्सा शिक्षा अनुभाग का ही था। ग्रेटर नोएडा में हमारे पास राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान है जिसको चिकित्सा अनुभाग चलाता है, चिकित्सा शिक्षा विभाग चलाता है। और इसमें हॉस्पिटल की बिल्डिंग जो थी वो हमारे पास मिल गई थी, उसमें हॉस्पिटल हम रन कर रहे हैं। और उसके पास में हमको जो गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी है उसके कैंपस में हमने अभी एकेडमिक ब्लॉक के लिए जगह किराए पर ले रखी है बिल्डिंग। पास में ही लगभग खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर।
अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें